के पुरोधाओं में से एक थे। उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ और ये कहता हूँ यहाँ आने के बाद, यहाँ देखने के बाद, कि अगर किसी को याद करना हो तो बिल्कुल इसी तरह याद करना, उसकी स्मृति में आकंठ डूब जाना। जहाँ देखो वहाँ सपरे है। जो यहाँ से जाएंगे लोग यहाँ पर तो अपने साथ बहुत सारा सपरे लेकर जाएंगे। तो इसके लिए मैं जिला प्रशासन को बहुत साधुवाद करता हूँ। अनुवाद पर बोलना है और अभी कुछ बेहद दिलचस्प किस्से शरद जी ने सुनाए हैं। मेरी भी पृष्ठभूमि मराठी की है, महाराष्ट्र से आता हूँ मैं। मराठी और हिंदी लगभग एक जैसी भाषाएं हैं, लेकिन कई शब्दों के अर्थों में इतना गहरा अंतर है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक मराठी मित्र के साथ किचन में काम कर रहा था। कढ़ाई में तेल खौला हुआ था, जीरा और राई मैंने डाल दी थी। मेरे मराठी मित्र ने कहा, अब इसमें साहित्य डाल दो। मैंने कहा, कौन सा वाला साहित्य? हिंदी साहित्य, मराठी साहित्य या विश्व साहित्य डाल दूं इसमें? उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मराठी में व्यंजन सामग्री को भी साहित्य कहते हैं। जो रेसिपी होती है उसको भी साहित्य कहते हैं। एक अखबार में खबर छपी, महाराष्ट्र के एक अखबार में, वहाँ पत्रकारिता भी करता था मैं मुंबई में। तो उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति आया, मराठी अखबार के शीर्षक में लिखा हुआ था, फला व्यक्ति को इतने वर्ष की शिक्षा हो गई। अब हिंदी में जो शिक्षा है उसका अर्थ होता है एजुकेशन, लेकिन मराठी में शिक्षा का अर्थ होता है पनिशमेंट, सजा। तो अगर हम स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं तो पनिशमेंट लेने जाते हैं या एजुकेशन लेने जाते हैं, हमारे भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर इसका अर्थ बदल जाएगा। सप्रे जी ने मराठी से हिंदी में कई अनुवाद के काम किए। आज से 100 साल पहले इसी भूमि पर वे अनुवाद का एक बहुत बड़ा, बहुत महती कार्य कर रहे थे। आम तौर पर हमारे समाज की संरचना बौद्धिक और सामाजिक और साथ साथ साहित्यिक संरचना भी ऐसी है कि हम अनुवाद कर्म के महत्व को कई बार समझ नहीं पाते, कई बार हम उसे उपेक्षित करते हैं। उस जमाने में सप्रे जी ने बहुत अच्छे अनुवाद बड़े चीज़ों के, मराठी केसरी को हिंदी में निकाला। अखबार की दुनिया में, पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा अनुवाद पर आधारित होता है। ये बिल्कुल मानने की बात है, और सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। उन्होंने तो समर्थ रामदास की कृतिका, तिलक जी की कृतिका, इन सारी कृतियों का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया, एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार हम रचनाकारों के अनुवादक पहलू पर ध्यान नहीं देते हैं या उन्हें वैसी महत्ता नहीं देते हैं। अनुवादक एक राष्ट्र का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अरे सिर्फ राष्ट्र ही नहीं बल्कि सदियों तक चलने वाली, क्योंकि राष्ट्रों की तो उम्र अलग अलग होती है। कई राष्ट्र सदियों तक नहीं चल पाते, लेकिन संस्कृतियां सदियों तक चलती हैं। तो सदियों तक चलने वाली संस्कृतियों की रचना में भी अनुवादक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। कुमार जीव हुआ करते थे, एक बौद्ध धर्म के, बौद्ध सूत्रों के अनुवादक थे वो। पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में हुए थे वो। और चाइना में हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का आविर्भाव भारत की भूमि पर हुआ था, लेकिन आगे के वर्षों में चीन और पूर्व के देशों में बौद्ध धर्म का विस्तार जितनी तेजी से हुआ, उस तेजी का श्रेय, उस विस्तार का श्रेय जिन लोगों को दिया जा सकता है, उनमें एक अनुवादक कुमार जीव मौलिक रूप से मौजूद थे। दूसरी, तीसरी शताब्दी में यहाँ से हुए और जाके कश्मीर में रह गए और चीनी भाषा नए सिरे से सीखी। चीन के सम्राट ने उन्हें ड्यूटी दी कि बौद्ध सूत्रों का पाली और संस्कृत से हमारी भाषा में अनुवाद कीजिए। कुमार जीव एक साथ कई सारे सूत्रों को पढ़ते थे, अपने मुंह से चीनी अनुवाद बोलते जाते थे, उनका धारा प्रवाह, और उनके सहायक उसे बैठकर लिपिबद्ध करते रहते थे।
पूरा का पूरा चाइना में जो बौद्ध धर्म विकसित और विस्तृत हुआ वो कुमार जीव के अनुवादों के कारण हुआ। देखिए, अगर वो अनुवादक ना होता तो बौद्ध धर्म की यात्रा यहाँ से वहां तक कितनी मुश्किल होती। एक किंवदंती जुड़ी हुई है कुमार जीव के साथ में। बुद्ध के वचन का अनुवाद करना इतना आसान है क्या? बुद्ध के वचनों को समझने में पूरा जीवन लगाना पड़ता है और एक एक वचन की इतनी सारी परतें, उसके बाद भी कुमार जीव ने जिस तरह से अनुवाद किया, और कहते हैं कि उनके अनुवाद सत्य के प्रति इतने निष्ठ, मूल के प्रति इतने निष्ठ होते थे कि जब कुमार जीव का निधन हुआ और उनके पार्थिव शरीर को चिता पर रखकर अग्नि के हवाले किया गया, पूरा शरीर उनका खाक हो गया था, लेकिन उनकी जीभ ने जलने से इनकार कर दिया था। उनकी जीभ नहीं जली थी, क्योंकि उसी जीभ से उन्होंने बुद्ध के सूत्रों का अनुवाद किया था। देखिए, अनुवादक की सत्यनिष्ठता, मूल के प्रति निष्ठता का कितना बड़ा प्रमाण है। मैं किंवदंतियों में भरोसा नहीं करता, क्योंकि किंवदंतियां तो कहानियां होती हैं, लेकिन किंवदंतियों में छिपी हुई प्रतीक व्यवस्था का बड़ा भी सम्मान करता हूं। कितना बड़ा प्रतीक है ये, किसी के काम का, किसी के योगदान को मान्यता देने का कितना सुंदर तरीका है कि उसके इस महती योगदान के आसपास एक कहानी बन गई कि अगर तुम मूल को मार दोगे तो मूल का अनुवाद सामने आ जाएगा। अगर तुम सत्य को दबाने की कोशिश करोगे तो सत्य का ये जो जीभ जितना टुकड़ा है ना, वो जलने से इनकार करके फड़फड़ाता हुआ आकर के चिता में से निकलेगा और कहेगा, सबको जला सकते हो, तुम मुझे नहीं जला सकते। अनुवाद, जीवन में सब कुछ अनुवाद है। अगर इस तरह से देखें, एक थोड़ा सा मेटाफिजिकल तरीके से, एक थोड़ा दार्शनिक तरीके से देखें, तो जो है सब कुछ अनुवाद ही तो है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, बोलने से पहले उसे मैंने अपने मन में सोचा है, तो जो मेरा बोलना है ये मेरे सोचे हुए का अनुवाद है। जो मैं सोच रहा हूँ वो मेरी पूरी अनुभव और संपदाओं से और अपने पूर्वजों के अध्ययन से निकला हुआ उनके प्रताप से है। तो ये मेरा सोचना भी किसी न किसी का अनुवाद है। अगर हम अपने आसपास देखें और बिल्कुल मेटाफिजिकल तरीके से देखें, तो सूरज की पीली धूप इन पत्तियों के भीतर हरापन भर देती है, तो प्रकृति पीले का अनुवाद हरे में करती है। मैं अपने माता पिता की कृति हूँ, मैं अपने माता पिता की अनुकृति भी हूँ, लेकिन मेरी आदतें, मेरा स्वभाव मेरे माता और पिता की आदतों और स्वभाव का अनुवाद है। यह है अनुवाद। जहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, वहाँ पर अंदर ही अंदर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया भी जरूर मौजूद होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन चीज़ों को बदल देता है। यह है पानी। इस पानी के अंदर भरा हुआ है, समझ लीजिए कि अंग्रेजी भाषा। इस बोतल के अंदर के पानी का नाम है अंग्रेजी भाषा। तो इस अंग्रेजी भाषा का एक आकार है, ये लंबवत है। मैं इसी पानी को एक परात में गिरा दूं तो पानी का आकार बिल्कुल गोल हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, वो फैल जाएगा। मूल वही रहेगा, आकार बदल जाएगा। ये है अनुवाद। आजकल अनुवाद की काफी चर्चा है, क्योंकि भारत ने और खासकर हिंदी ने विश्व के मंच पर एक गौरव अर्जित किया है। गीतांजलि श्री, जो कि हिंदी की बहुत बड़ी लेखिका हैं, उनके उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित बुकर इंटरनेशनल प्राइज मिला है, और यह हिंदी के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल उस मंच पर 100 साल पहले रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि पहुंची थी, 100 साल बाद हिंदी की गीतांजलि श्री पहुंची है। कितनी बड़ी बात है, 113 साल बाद। लेकिन ये जो बीच के बरस थे, उन बरसों में
वहां तक चीजें क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि सही समय पर सही कृतियों का अनुवाद नहीं हो पाता हमारे यहाँ। हम जानते हैं हमारी भाषा के सबसे बड़े लेखक प्रेमचंद। जिस समय प्रेमचंद लिख रहे थे, प्रेमचंद के निधन के कुछ ही बरस बाद पॉल बक को द गुड अर्थ के लिए नोबेल प्राइज मिला था। द गुड अर्थ उसी तरह की रचना है, यथार्थवादी भूमि में पैबस्त जैसी रचना प्रेमचंद किया करते थे। कई बार मुझे लगता है मैं अपने पूर्वजों के प्रति बेहद भावुक, खासकर अपने साहित्यिक पूर्वजों के प्रति बेहद भावुक रहता हूं, और मेरे मन में कई बार ये सवाल आता है क्या प्रेमचंद को नोबेल प्राइज मिल सकता था? गीतांजलि का अनुवाद हुआ, WBX ने उसे पढ़ा, वो नोबेल प्राइज लेकर के आए। क्या प्रेमचंद का अगर सही समय पर सही तरीके से और सही जगह से प्रकाशित होता अनुवाद, तो यकीनन वो विश्व साहित्य के मानचित्र पर एक उतने ही बड़े नक्षत्र के रूप में चमक रहे होते जितने हमारे हिंदी के मानचित्र पर चमक रहे हैं। मजे की बात है कि प्रेमचंद की मृत्यु के 30 साल बाद तक अमेरिका में प्रेमचंद की किसी कृति का अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध ही नहीं था। कितनी बड़ी बात है, कितनी सारे लेखक, कितनी सारी भाषाएं हम दूसरी जगहों तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अनुवाद को लेकर के उतनी चेतना नहीं है, हम अनुवाद को लेकर के इतना प्रयत्न नहीं करते हैं। अज्ञेय के अनुवाद हुए, निर्मल वर्मा के अनुवाद हुए, विनोद कुमार शुक्ल के अनुवाद हुए, यशपाल की कृतियों के अनुवाद हुए, और सभी बहुत सारे लोगों के, लेकिन सही समय पर सही जगह से किया गया अनुवाद हमारे साहित्य की, हमारी भाषा की मान्यता में वृद्धि करता है। 20वीं सदी का पूरा साहित्य, विश्व साहित्य उठा के देखा जाए तो स्पेनिश भाषा का साहित्य जो है उसे बहुत सम्मान मिला हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ भी स्पेनिश भाषा के साहित्य को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। स्पेनिश भाषा के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं गब्रियल गार्सिया मार्केज। दुनिया की तमाम भाषाओं में उनकी कृतियों के अनुवाद हुए। उनके उपन्यासों ने तो साहित्य की दुनिया में ऐसे बड़े आंदोलन खड़े कर दिए कि सब कुछ बदल के रह गया। मलयालम में उनकी कृतियों के इतने अनुवाद हुए कि अब 20 साल पहले का एक किस्सा सुनाता हूं मैं आपको। DC बुक्स जो मलयालम का एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, लीडिंग पब्लिशर है मलयालम का, उसने मलयाली भाषी पाठकों के बीच एक सर्वेक्षण किया कि आप लोग बताइए कि मलयाली भाषा का सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन है। 70% लोगों ने लिखा गाब्रियल गार्सिया मार्केज। अब बताइए, गाब्रियल गार्सिया मार्केज मलयाली भाषा के लेखक नहीं हैं, लेकिन उनकी कृतियों का इतना सुंदर अनुवाद मलयाली लोगों ने अपनी भाषा में किया कि वहां के पाठकों को लगने लगा कि अरे ये तो हमारा ही लेखक है, हमारी ही भाषा का लेखक। ये है अनुवाद की शक्ति। जैसे पानी में शक्कर के दाने घुल जाते हैं, वैसे ही मूल भाषा के पानी में शक्कर के दानों की तरह अनुवादक का पानी अपने आप घुल जाता है, मिल जाता है। ये है अनुवाद की शक्ति। ये ऐसा विषय है जिस पे बहुत देर तक, बहुत समय तक खूब सारी बातें की जा सकती है। थोड़े बहुत अनुवाद मैंने भी किए हैं, मुझसे कई बार पूछा जाता है, और लिटरली बिल्कुल उसी गंभीरता के साथ पूछा जाता है, और कई बार उपहास के लहजे में भी कहा जाता है कि तुम क्या अनुवाद कर रहे हो, तुम अपना मूल क्यों नहीं लिखते हो, क्योंकि तुमको दुनिया याद रखेगी तो तुम्हारे मूल के लिए याद रखेगी। अनुवादक को कोई याद नहीं रखता, उसका तो नाम भी नहीं लेता। मैं बताऊं, हिंदी में तो ऐसी किताबें भी हैं जो अनुदित किताबें हैं, लेकिन उनकी किसी पृष्ठ पर उनके अनुवादक के नाम का उल्लेख तक नहीं है, नाम तक नहीं छपा है। हम तमाम रूसी साहित्य, गोरकी से लेकर चेखव तक हिंदी में पढ़ा है हमने। गोरकी और चेखव हिंदी में तो नहीं लिखते थे, लेकिन अनुवादक का नाम बिल्कुल 5वें पन्ने में एकदम छोटा सा लिखा होता था, मदन लाल मधु, मुनि नारायण सक्सेना। क्यों नहीं उनका नाम कवर पे लिखा जाता था?
क्योंकि गोरकी ने वो कृति रूसी भाषा में लिखी थी, उसे हिंदी भाषा में लाने का काम उस अनुवादक ने किया है, जिसे आपने ठीक ठाक पैसे भी नहीं दिए थे। क्यों नहीं उसे आप पूरा क्रेडिट देते हैं, उसका नाम बिल्कुल नीचे लिखते हैं, लेखक के नाम के नीचे। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों को शौक होता है कविताओं को शेयर करने का। पाब्लो नेरुदा की कविताएं शेयर की जाती हैं, बर्टोल्ट ब्रेख्ट की कविताएं शेयर की जाती हैं, लोरका की कविताएं शेयर की जाती हैं। मैंने एक ईरानी मजदूर की कविता का अनुवाद किया था, सबीर हका। ईरान का मजदूर है, हमारी उम्र का लड़का है वो, और इमारतों में बांध काम यानी ईंट, मिट्टी, सीमेंट, गारा, इनका काम वो करता है, कविताएं लिखता है। मैंने उसकी कविताओं का अनुवाद किया था। हिंदी में इन कविताओं को कई बार शेयर किया जाता है, लेकिन अनुवादक का नाम नीचे से हटा दिया जाता है। बताइए, हम चाहते हैं कि हमारी भाषा, हमारे देश के लोग अनुवाद में बहुत बड़ा काम करें, लेकिन अनुवादक को हम क्रेडिट देना भूल जाते हैं या कई बार जानबूझकर उपेक्षित कर देते हैं। ये है अनुवाद के सामने चुनौती, ये है अनुवाद की बहुत बड़ी समस्या। प्रॉपर क्रेडिट ना मिलना, प्रॉपर मेहनताना ना मिलना। बाकी सारी चीजें तो द्वितीयक हैं। कोई कहेगा कि तुमने इस शब्द का अनुवाद इस शब्द के रूप में कैसे कर दिया, तो अनुवाद एक चॉइस है, अनुवाद एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो ऐसा इंटरप्रिटेशन है जिसे कला के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। एक बार मेरी अनुवादक है अनीता गोपालन, जिन्होंने पेनहैम इंटरनेशनल प्राइज जीता मेरे अनुवादों के लिए, अंग्रेजी में अनुवादों के लिए। उन्हें अमेरिका से अनुवाद का वो पुरस्कार मिला। वो एक बहुत सुंदर बात कहती हैं गीत मेरे लिए अनुवाद का मतलब जानते हो क्या? मैंने कहा क्या? बोले तुमने जो म्यूजिक पियानो पे बजाया है ना, मुझे वही म्यूजिक बांसुरी में बजानी है। साज बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, लेकिन मुझे संगीत वही रखना है, राग वही रखना है। ये है अनुवाद, लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। अभी संजय अलंग जी ने बहुत बहुत सुंदर तरीके से इस उम्मीद को, इस तमन्ना को रखा यहाँ पर सामने कि हम इस जगह पर आगे चल करके शिविर करेंगे, कार्यशालाएं करेंगे। यहीं पर एक उम्मीद खड़ी होती है कि कविता की कार्यशाला के साथ साथ हमें अनुवाद की कार्यशालाओं को भी भविष्य में गंभीरता से लेना होगा। 100 साल पहले हमारा एक पूर्वज इसी भूमि पर अनुवाद कर रहा था। आज 100 साल बाद, 125 साल बाद इसी भूमि पर यदि हम अनुवाद की नई कार्यशालाएं आयोजित करें, पहले भारतीय भाषाओं के आपसी अनुवाद की कार्यशाला करें और बाद में अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं की, हिंदी से जर्मन में ले जाने वाले अनुवाद, जर्मन से सीधे हिंदी में ले जाने वाले अनुवाद, और ये जो अंग्रेजी की सीढ़ी है बीच में से, उसको हटा करके डायरेक्ट विश्व की तमाम भाषाओं से जुड़ने का जो उपक्रम है वो इसी तरीके से होता है। एक कुमार जीव पूरा बौद्ध धर्म दुनिया के आधे हिस्से, पूर्वी हिस्से में पहुंचा सकता है। क्या पता अगला कोई कुमार जीव, अगला कोई माधवराव सप्रे इन्हीं कार्यशालाओं से निकले, इन्हीं जगहों से निकल करके आए। ऐसे बहुत सारे सपने, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हम देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, ये उम्मीद से भरा हुआ वक्त है। खासकर पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारतीय भाषाओं को विश्व के स्तर पर, विश्व के पटल पर मान्यता मिलनी शुरू हुई है, पेनहैम इंटरनेशनल फंड अवार्ड्स मिलने लगे हैं। गीतांजलि श्री के लिए डेजी रॉकवेल ने अभी अभी अवार्ड जीता है, बुकर इंटरनेशनल। कन्नड़ भाषा के लेखक हैं विवेक शानभाग, उनके अनुवादक श्रीनाथ थरूर ने दुनिया में तहलका मचा दिया। अमेरिका में उनकी किताब आप लोगों ने देखा होगा, हार्पर से, इंडिया में हार्पर से आई वो किताब घाचर घोचर, अमेरिका में उसने तहलका मचा के रख दिया है अंग्रेजी अनुवाद में। यानी उम्मीद से भरा हुआ वक्त है मेरे दोस्तों। जो समर्थ हैं, जिनके हाथों में शक्ति है, जिनके पास संसाधन है, वे जरूर एक ऐसा वातावरण बनाएं कि जिसमें अनुवाद की कला को ज्यादा मान्यता मिले, उसका अधिक से अधिक प्रसार हो सके और ज्यादा से ज्यादा युवा उससे जुड़ सके। मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरह आज बोया गया बीज
10 साल बाद फल देने लगता है। आज अगर इस दिशा में कोई दृढ़ कदम उठाया गया तो 10-15 साल बाद विश्व के मंच पर हिंदी ही नहीं बल्कि तमाम भारतीय भाषाओं का बोलबाला होगा, क्योंकि हमारे साहित्य में जो शक्ति है, जो ताकत है, वो संसार में दूसरे साहित्यों में वैसी दुर्लभ है। तो इसी शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद कहता हूँ। बहुत धैर्य के साथ आपने सुना और एक बार फिर अपने इस पूर्वज की स्मृति को नमन करता हूँ।